नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे मसले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जो आपके ख्वाबों से जुड़ा है। लोगों को सुनहरे पर्दे पर खुशनुमा ख्वाब दिखाने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज एक परेशान करने वाली स्थिति से गुजर रही है, जूझ रही है। फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स इन दिनों केंद्र सरकार से खासे नाराज़ हैं, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। उनके तमाम जो हैंडल्स हैं उस पर भी उनकी प्रतिक्रियाओं को आप पढ़ सकते हैं। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि सरकार ने एक निर्देश जारी करके फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एफ-कैट जिसको हम कहते हैं, उसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये एफ-कैट है क्या। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया, ट्रिब्यूनल को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करके इस बदलाव को तुरंत लागू कर दिया। दरअसल ये ट्राइब्यूनल का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण 1983 में हुआ था, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि सरकार ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म विधेयक 2021 के तहत एफ-कैट को रद्द किया है। इसमें रिटायर्ड जजों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ जाने माने लोग शामिल होते थे, और जज ही नहीं, कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता था जो कानून की दुनिया से जुड़ा होता था इस ट्राइब्यूनल में। इस ट्राइब्यूनल की कल्पना तब की गई थी कि जब सेंसर बोर्ड में निर्माता निर्देशक कट से परेशान हो गए थे। बहुत सारी ऐसी फिल्में आईं जिन पे सेंसर बोर्ड का एक तरह से दबाव रहता था, जिसमें कहा जाता था कि आप ये सारी कट्स कीजिए और तब ये फिल्में रिलीज होंगी, और इस वजह से कई फिल्में डब्बा बंद हो जाती थी और रिलीज़ ही नहीं हो पाती थी। सेंसर बोर्ड का राजनीतिकरण हो चुका था और ऐसे में निर्माता निर्देशकों के लिए एक उम्मीद की रोशनी बनकर आई थी एफ-कैट, जिसमें कि 8 सदस्य होते थे। इस ट्राइब्यूनल का गठन सरकार ने 1983 में किया था और इसमें फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म रिलीज कराने से पहले जो अब तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अपने कंटेंट को पास कराना होता है, जो कि जब भी आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि UA या U/A या S, ये 4 तरह के सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड दिया करते थे। वो सर्टिफिकेशन जो मिलता था उसमें सेंसर बोर्ड उसके पहले उस फिल्म को पूरा रिव्यू करती थी और अभी भी करती है, और उसके साथ साथ उसमें निर्माता निर्देशकों को ये भी कहा जाता था कि आप जो आपत्तिजनक सीन्स होते थे सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार वो आप हटाएं। इस संस्था को सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। आए दिन आप ऐसी खबरें पढ़ते आए हैं जिनमें कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म से सीन हटाने को कहा या किसी आपत्तिजनक शब्द को म्यूट करने का आदेश दिया। कई बार ये होता था कि वो सीन या वो शब्द फिल्म की आत्मा से जुड़ी हुई है और फिल्म की कहानी के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। ऐसे में निर्माता निर्देशकों के पास एक उपाय होता था, और यदि सेंसर बोर्ड की आपत्ति हो जाती थी तो वो एफ-कैट के पास जाते थे और एफ-कैट फिर उस पूरे फिल्म को रिव्यू करती थी, और सेंसर बोर्ड की यदि मनमानी है तो उस मनमानी के खिलाफ एफ-कैट में जब निर्माता निर्देशक पहुंचता था तो उसे राहत मिलने की उम्मीद होती थी। हालांकि एफ-कैट के फैसले को भी यदि कोई चाहे तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता था। यदि किसी निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोई फैसला आता है तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता था। इस ट्राइब्यूनल को जब सरकार ने 1983 में बनाया तो ये माना गया कि इस ट्राइब्यूनल का काम रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और अधिक, और कला की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति से ज़्यादा कला की स्वतंत्रता को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया जाए। इन तमाम तरह के वादों के निपटारे के लिए जब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल वास्तविक रूप में आई तो बहुत सुविधाजनक लगी सबको। जहां इनकी बात पूरे इत्मीनान से सुनी जाती थी। अनुराग कश्यप की फिल्म यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो हाल फिलहाल में उड़ता पंजाब, 2016 में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और 2016 में ही बंगाली फिल्म साहबी भी और गुलाम जैसी फिल्में आई जो सेंसर बोर्ड में पास नहीं हो रही थी, लेकिन एफ-कैट के प्रयासों की वजह से वो हम तक पहुंच पाई। और ये तो बस कुछ खास उदाहरण है, इसके अलावा तमाम उदाहरण हैं। लेकिन सरकार ने
जब एफकैट को ख़त्म किया उसके पहले की भी एक पृष्ठभूमि में है। 2015 में जब हमारे देश की सरकार ने ये तय किया कि कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जिसमें सरकार का पैसा केवल वेस्ट हो रहा है, उनका एक बड़ी जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उन सारे कानूनों को, उन तमाम ट्राइब्यूनल्स को हम ख़त्म करेंगे। तब बिल लाने की कोशिश की गई थी, ये बिल पास नहीं हुआ। तब ऑर्डिनेंस के तहत ये एक्ट लाया गया और उसी एक्ट के तहत आज एफकैट को ख़त्म किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एफकैट का प्रभाव बड़ी जनसंख्या पर नहीं हुआ? क्या एफकैट में जो तमाम 8 लोगों के सदस्य हैं उन पर जो खर्च हो रहा है वो सरकार के लिए एक तरह से बोझ है? साथ ही आखिर ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो इतना हंगामा मचा है, इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है, और यदि सरकार ने एफकैट को ख़त्म किया है तो क्या कोई विकल्प दिया है? अब आगे निर्माता निर्देशक क्या करेंगे? यदि किसी की फिल्म फंस जाती है तो क्या वो अब हाई कोर्ट जाएगा, जैसा कि अभी सरकार ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? यदि हाई कोर्ट वो चला भी जाता है तो क्या हमारी अदालतें एक फिल्म को पूरी तरह से देखने, समझने और उस पर फैसला देने, वो भी वक्त पर फैसला देने की स्थिति में है? गौरतलब है कि एक निर्माता निर्देशक का पूरे एक तरह से ज़िंदगी लगी रहती है कि फिल्म पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। एक गरीब भी निर्माता निर्देशक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वन फिल्म वंडर साबित हो और वो जब उसकी फिल्म रिलीज हो तो बहुत ही सुपरहिट हो जाए, उसके बाद वो एक बड़ा निर्माता निर्देशक बन जाए। तो ये तमाम तरह के डर हैं निर्माता निर्देशकों के बीच भी, कलाकारों के बीच भी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच भी। साथ ही क्या ये सब सेंसर बोर्ड की नाकामी थी जिसकी वजह से एफकैट बना, और क्या ये एफकैट की नाकामी है जिसकी वजह से सरकार को ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ा? और अब यदि एफकैट ख़त्म हो गया है तो अब क्या इसे वापस लिया जा सकता है, या फिर विकल्प क्या है सरकार के पास और निर्माता निर्देशकों के पास? आज हम इसी बात को तह तक समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही विकल्पों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराऊं, ऐसे मेहमान जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन तमाम विषयों से जुड़े हुए हैं और एक तरह से पूरे विषय को सीधे तौर पर समझते हैं, गहराई से समझते हैं। इसके पहले कि मैं उनसे आपको रूबरू कराऊं, पहले एक रिपोर्ट आप देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि एफकैट की भूमिका क्या है, सरकार के इस फैसले के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और अब आने वाले समय में किस तरह के अंदेशे हैं। सरकार के एक फैसले ने फिल्मी दुनिया की दमकती दुनिया पर काली परछाई डाल दी है। सर्टिफिकेशन अपैलेट ट्रिब्यूनल को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अब फिल्मकारों को सेंसर बोर्ड की कैंची के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए मौजूदा ढांचे में कोई जगह नहीं बची है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को सेंसर बोर्ड के तौर पर भी जाना जाता है। अगर किसी फिल्म के कंटेंट, सीन्स, डायलॉग या फिल्म में दिखाई गई किसी भी घटना को लेकर कोई विवाद हो तो फिल्म के निर्माता और निर्देशक के पास फिल्म सर्टिफिकेशन अपैलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने और वहां अपील कर राहत पाने का विकल्प हुआ करता था, मगर एक झटके में इस विकल्प को खत्म कर दिया गया है। अब प्रोड्यूसर को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जहां केसों का अंबार लगा है। बॉलीवुड में ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जब किसी फिल्म के सीन्स को काटे गए हों या विवादित डायलॉग्स हटाए गए हों या फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तब कई बार ट्रिब्यूनल ने सेंसर बोर्ड के फैसले को उलटते हुए या फिर उन्हें संशोधित करते हुए मेकर्स के हक में फैसला दिया है। अब इस फैसले पर बॉलीवुड में गुस्सा है। विशाल भारद्वाज ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर लिखा, सिनेमा के लिए ये दिन बेहद अफसोसजनक है। जानी मानी निर्माता गुनीत मोंगा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, इस तरह की घटनाएं आखिरकार कैसे हो जाती हैं? ऐसे फैसले कौन लेता है? हंसल मेहता ने ट्विटर पर लिखा, क्या हाईकोर्ट के पास फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए बहुत वक्त है? कितने फिल्म निर्माताओं के पास मामलों को हाईकोर्ट तक ले जाने के संसाधन होंगे? FCAT को इस तरह से खत्म किया जाना एक तरफा और बंधनकारी फैसला है। फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड के रवैये से पहले ही नाराज हैं। साथ में OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट तेजी से फिल्मों से बड़ा बन जाने का कारण भी मेकर्स सेंसर बोर्ड को मानते हैं। ऐसे में फिलहाल फिल्म मेकर्स की सरकार के इस कदम से नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आपने देखा किस तरह की आपत्तियां हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और पीके मल्होत्रा पूर्व सचिव कानून मंत्रालय के, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणा मुखीम जुड़ रही हैं, पूर्व सदस्य हैं सेंसर बोर्ड की, और अनिल नागरथ हैं, सचिव इंडिया मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मामला सरकारी है मल्होत्रा जी, आपके पास ही आऊंगी कि आखिर इस तरह के जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि एक तरह की सुविधा देते हैं निर्माता निर्देशकों को देते आए थे, जब सरकार ने ये सोचा था 2015 में तो एक वजह दी थी कि मैं ऐसे कानून को, ऐसे ट्रिब्यूनल्स को हम लोग हटाएंगे जिनका बहुत असर बड़ी जनता पर नहीं पड़ता है, बड़ी जनसंख्या पर नहीं पड़ता है। क्या आपको लगता है कि एफसीएटी का असर बड़ी जनसंख्या पर नहीं पड़ता है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका कारण यही है कि जब ट्राइब्यूनल 1983 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड काम करता है, ये सोचा गया था कि अदालतों में अगर ये मामले जाते हैं तो वहां बहुत समय लग जाता है, और दूसरा अदालती जर्नलिस्ट टेक्निकल इश्यूज में जाती हैं, और अगर इसके लिए एक ट्राइब्यूनल होगा तो ट्राइब्यूनल में एक जुडिशियल एक्यूमेनशिप भी होगी, बिकॉज ट्राइब्यूनल विल बी हेडेड बाय अ जज, रिटायर्ड जज, और अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, ही विल बी, ट्राइब्यूनल विल बी हेडेड बाय दैट, और उसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड एक्सपर्ट होंगे। अगर सेंसर बोर्ड ने गलत डिसीजन लिया है तो केवल कानूनी पहलुओं पर ना जा करके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करेगा, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो जल्दी होगा, क्विक होगा, जो अदालतों में देरी होती है वो नहीं होगी। तो अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा था, और इसके लिए ये ट्राइब्यूनल सिर्फ इसी में नहीं, आई मीन एफसीएटी की ही बात नहीं है, बाकी फील्ड में भी, टैक्सेशन के फील्ड में भी, दूसरे फील्ड में भी ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया, और मैं समझता हूँ ये ट्राइब्यूनल ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि ट्राइब्यूनलों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, 2015 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब हमें, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे ट्राइब्यूनल हो गए हैं, ऐसे ट्राइब्यूनल जिनकी आज कंट्री में आवश्यकता नहीं है उनको हम वाइंड अप कर दें या उनको मर्ज कर दें। क्या ये ट्राइब्यूनल उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है? आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आपने जो बैकग्राउंड दिया, हो सकता है कि ट्राइब्यूनल के पास केसेस 2, 4, 10 या 20 ही पूरे साल में जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी के ऊपर और लार्ज स्केल में पड़ता है। इसलिए ये कहना कि ये पब्लिक को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसके डिसीजन जो हैं। जी हमारे साथ ललित भसीन भी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट और पूर्व चेयरमैन रहे हैं एफसीएटी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित जी, आपको लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है एफसीएटी को एक तरह से रैप अप कर देने का और ख़त्म कर देने का, और ये कहने का कि आप अब अगर कोई भी आपत्ति है तो आप जाइए, सीधे हाईकोर्ट जाइए, आप उसके चेयरमैन रह चुके हैं, किस तरह की, एक तो मैं सबसे पहले तो दर्शकों के लिए समझना चाहूंगी कि आखिर एफसीएटी का काम क्या था, कितना ये सहयोगी रहता था फिल्म निर्माता निर्देशकों के लिए, और कि आज ये नहीं रहा तो लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एफकैट जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूनल रहा है कितने सालों से। जो भी सर्टिफिकेशन बोर्ड के फैसले होते हैं, अगर वो फैसले गलत होते हैं और उससे फिल्म मेकर्स को उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके पास एक रास्ता था एफकैट में आने का। अब जैसे सर्टिफिकेशन बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेशन ही नहीं दिया, उसको बैन कर दिया, उसमें कई बोल दिया प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, इसमें इतने सारे सीन आप काट दीजिए, इसके जो है एज ग्रुप को मत दिखाइए, इस एज ग्रुप को दिखाइए, एडल्ट्स है वो, नॉन एडल्ट फिल्म्स हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते थे जो एफकैट के सामने। ये जो सरकार का जो कदम है ये बिल्कुल गलत कदम है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफकैट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करता था, पर्टिकुलरली जो फिल्म मेकर्स हैं। अब जैसे ऑर्डर कर दिया सर्टिफिकेशन बोर्ड ने, तो इमीडिएटली वो लोग अपील में आ जाते थे एफकैट के सामने। और एफकैट जो है, एटलीस्ट मेरे टेन्योर में, मैं 4 साल चेयरमैन रहा, हम कोई 1 महीना या मैक्सिमम 45 डेज में सारी चीज को खत्म कर देते थे। अगर उनका सर्टिफिकेशन बोर्ड का ऑर्डर सही है तो उसको हम मंजूर करते थे, अगर वो सही नहीं है तो हम डायरेक्शन देते थे कि आपका ऑर्डर गलत है। लेकिन पर उसके लिए हमको सारी फिल्म देखनी पड़ती थी, क्योंकि जो लॉ में लिखा है, तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट में लिखा है कि कोई भी आप डिसाइड करेंगे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक सीन के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, पर उस सीन क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो सारी देखने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ती है। तो अब हाई कोर्ट के पास या सिविल कोर्ट के पास इतना टाइम होगा कि वो हर एक फिल्म को रिव्यू करेंगे? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। लेकिन ललित जी, यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं। जब जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, या जब श्याम बेनेगल ने भी एक अलग से अपनी रिपोर्ट बनाई थी, सर्वे किया था, जब उन लोगों ने देखा था तो उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि FCIT को ही ज़्यादा एम्पावर किया जाए, दूसरा ये भी कहा गया था कि सेंसर बोर्ड को भी थोड़े अधिकार दिए जाए, या उसमें कुछ और एक्सपर्ट्स डाले जाएं जो उसी के अंदर, मतलब सब कमिटीज बना दी जाए, और जो इस तरह की बातों को एड्रेस करें। क्या आपको लगता है कि दूसरा, जब इस पूरे चीज़ों को रखा गया तो सरकार का कहना था कि FCIT एक ऐसी संस्था, ट्राइब्यूनल हो गई है जिसमें इतने सालों में कुल मिलाकर बहुत ही कम ऐसे मामले आए थे जिसके लिए 8 सदस्यीय टीम को बिठाया जाए, उनको एक तरह से रिम्यूनरेशन दिया जाए और एक अलग ट्राइब्यूनल खोल के रखा जाए। ये ऐसा है जिसको वेस्टेज ऑफ, जिसको कहा जाए, वक्त भी है और सरकार के पैसे का भी एक तरह से वेस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये बात सही है, भले ही इतने सालों में कम मामले आए हों, लेकिन उन मामलों का असर तो बहुत ज़्यादा रहा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के पीछे के तर्क को आप कैसे लेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि मैं तो ना सिर्फ एफकैट का चेयरमैन नहीं रहा, मैं मुदगल कमेटी में भी वाइस चेयरमैन था। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने पूरा कंसिडर किया था, और हमारी रिकमेंडेशन थी कि जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसको डीपोलिटिसाइज किया जाए, उसको राजनीति में मत लाइए। आपके अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं, जिन लोगों को कभी फिल्म का कुछ मालूम नहीं है, वो लोग सारे मेंबर्स बन रहे हैं सारे रीजन्स में, तो इसीलिए उसको एक बिल्कुल सशक्त बॉडी बनाया जाए जिसमें एक्सपर्ट लोग जो हैं वो मेंबर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से नहीं है चुनना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन था, और एफकैट के लिए भी हमने कहा कि इसमें भी इसको थोड़ा ब्रॉड बेस करिए। और ये बात नहीं है कि बहुत कम मैटर्स आते थे, एटलीस्ट मेरे टेन्योर में 2012 से 16 तक जब मैं चेयरमैन था, तो हमारे पास कम से कम 12-15 मैटर्स जरूर आया करते थे हर महीने में, और बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल मैटर्स भी आए। वो उड़ता पंजाब था, राजनीति पिक्चर आई थी, वो सब चीजें, जिसको कई मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एफकैट का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो सही है जी। तो अब ये चीजें जो है, ये हाई कोर्ट के पास इतना समय कहाँ होता है, जिनके पास करोड़ों केसेस, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारी कंट्री में पेंडिंग हैं, उनके ऊपर एक तो ये और बोझ डाल दिया जाए। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें फिल्म मेकिंग में डिसीजन एकदम होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने बनाई है, उनके भी करोड़ों रुपए लगे होते हैं इस प्रोजेक्ट में, और कितने हजारों एम्प्लॉइज जो हैं वो काम कर रहे होते हैं सारी इंडस्ट्री में। अगर उसमें डिले हो जाए तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। लेकिन क्या आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक तरह से प्रहार मान रहे हैं, जैसा कि तमाम फिल्म मेकर्स कह रहे हैं? आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर एक प्रहार है ये? नहीं, वहां तक नहीं हम कहते, पर ये जो एक फैसला हुआ है, बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया है जी, सिर्फ कैट के ऊपर नहीं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, हम भी लोग नहीं चाहते कि
ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ट्राइब्यूनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पर कई ट्राइब्यूनल जो है वो जरूरी हैं जी। अब जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, अब ये नहीं कह सकते कि इसको आप एबॉलिश कर दीजिए। हाँ। जैसे कंज्यूमर हैं उनको आप एबॉलिश कर दीजिए, वो नहीं एबॉलिश हो सकती हैं क्योंकि वो बड़ा यूजफुल काम कर रही है। जाहिर सी बात तो है। अगर जी। उस तरीके से देखा जाए तो एफकैट का एक अपना बहुत अहम रोल रहा है फिल्म डिस्प्यूट्स के बारे में जो सर्टिफिकेशन बोर्ड से अराइज होते हैं। जाहिर सी तो बात है। जी। इसीलिए जो डिले फैक्टर है ना, ये हाँ। डिले फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हाई कोर्ट इसको नहीं डिसाइड कर सकेंगे बिल्कुल। 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में। हाँ। तो सालों अगर एक मैटर पेंडिंग रहेगा तो वो तो इंडस्ट्री तो पूरी खत्म हो जाएगी फिर। जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इंडस्ट्री की तरफ से ही हमारे साथ अनिल नागरथ जी हैं। अनिल जी, ये जो पूरा पैनल है ऑलमोस्ट आपके पक्ष में है, लेकिन जो आप लोग की मुख्य जो ऑब्जेक्शन है एफसीएटी को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करने के बाद जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है, वो मुख्य ऑब्जेक्शन क्या है? सबसे पहले मैं वो ज़रूर समझना चाहूँगी। तो ऐसा है मैडम कि ललित जी ने जो बोला है, सब मेरे पहले एक्सपर्ट्स ने बोला, बहुत सही बोला कि एफकैट की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका थी इन फिल्मों को सेंसर बोर्ड से पॉलिटिकल और व्हाटएवर रीजन। ये मैं एग्री करता हूँ कि पिछले 4-5 साल में बहुत कम फिल्में एफकैट में गई क्योंकि सेंसर बोर्ड में वी हैड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसके पहले किसी भी बात पे कट हो जाता था, या तो मानो या सिर्फ नॉट अलाउड। तो उसके लिए नंबर बढ़ा था और एफकैट बहुत अच्छा काम भी कर रहा था। लेकिन मुझे जो चीज समझ में आती है कि एफकैट की एक ही मुसीबत है कि एफकैट का ऑर्डर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट से आपको पता होगा कि कोई भी पिक्चर एफकैट से भी अगर रिलीज होती थी, सेंसर होती थी, तो किसी भी कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके आदमी उसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर केस करके, अगर सेंसर बोर्ड की हो तो कोई छोटे मोटे कोर्ट में भी जाके कर लेते थे। लेकिन आज इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एपेलेट ट्रिब्यूनल बंद करके हाई कोर्ट को दे रहे हैं, तो द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर ये हाई कोर्ट सेट्स असाइड अ सेपरेट बेंच और 2 बेंचेस फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, ये फिल्म इज नॉट अ यूजुअल सिविल डिस्प्यूट और अ क्रिमिनल डिस्प्यूट। दिस इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूसर अपना घर दुनिया बेच के कर्जा लेके फिल्म बनाता है, और अगर उसको अननेसेसरीली रोका जाएगा और उसको डिले किया जाएगा तो न सिर्फ उसको इंटरेस्ट मार डालेगा, बल्कि साथ साथ में आप उसको ये सोचिए कि प्रोडक्ट कितना स्टेल हो जाएगा। आज की कहानी कल पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एफकैट को रहने दिया जाए, वरना हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच डिक्टेट किया जाए कि साहब कोई भी अगर फिल्म रिलेटेड मैटर आएगा सेंसरशिप का तो हो जाए। जी। नीरज पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्देशक। नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक निर्देशक के तौर पर एक बड़ी ही आवाज़ उठ रही है लगातार निर्देशकों की कि एफकैट के हटने के बाद ये एक तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है। बड़े ही स्ट्रॉन्ग जो कहा जाए शब्द उपयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने, जैसा कि अभी अनिल नागरथ जी भी कह रहे थे कि यदि एफकैट हटा भी दिया है तो आपके लिए रास्ते तो बंद नहीं किए हैं। ये बात सही है कि एफकैट की सर्टिफिकेशन के बाद अक्सर फिल्में रिलीज हो जाया करती थी, पर उसके बाद भी यदि आपत्ति होती थी तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता था। तो बीच का यदि एक जिसको कहा जाए फिल्टर, एक पॉइंट हटा दिया गया तो आखिर इतना हंगामा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स के लिए ये एक व्यवस्था थी कि सेंसर बोर्ड से अगर कोई चीज अटक जाती थी तो ये एक मीडियम था और एक ट्रिब्यूनल बोर्ड था। वो हटाने से मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जल्दी से एक चेयरमैन और कुछ लोगों की बॉडी थी और बहुत जल्द उसका निकाल आ जाता था, तो इस वजह से उनको ऐसा फील होता है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि बाद में हाईकोर्ट का रास्ता खुला ही रहता था, मुझे लगता है कि हटाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट की ये करने के पीछे जो मंशा है मुझे समझ में आती है कि जिस तरह का आज माहौल है और उस स्थिति में जिस तरह का
बिना सेंसरशिप की चीजें चल रही हैं, उसको शायद वो सेंसर बोर्ड को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं। उसके बाद भी हमारे पास रास्ते खुले हैं फिल्म मेकर्स के, हम हाईकोर्ट जाएं, और हाईकोर्ट इस बात को समझती है कि फिल्म की रिलीज डेट आ गई है, तो हाईकोर्ट ने कई फैसले ऐसे दिए हैं जब उन्होंने रिलीज डेट का मान सम्मान रखते हुए जल्दी फैसले दिए। तो ये चिंता करना कि भाई हमारी फिल्म कब होगी, अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो फैसले लटके रहेंगे, मैं नहीं मानता ऐसा होगा, क्योंकि जो भी जज बैठे होते हैं उस पोस्ट पर वो बहुत जिम्मेदार होते हैं, उनको लोगों की इन्वेस्टमेंट, उनकी टाइम का पता होता है, तो मुझे लगता है इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये एक सुविधा थी जिसको गवर्नमेंट ने हटाया है, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें देखता नहीं हूँ, फिल्म मेकर के पास रास्ता जी बिल्कुल। आपके विचार थोड़े से मुझे लग रहा है कि अरुणा जी को खुशी दे रहे होंगे। अरुणा जी, क्या आपको ये लगता है कि सेंसर बोर्ड को इतना सशक्त कर देना चाहिए कि बहुत सारे मामले तो वहीं पे हल हो जाएं? और वजह देखा जाए तो मुख्य बात तो यही थी, चाहे एफकैट जब बना भी था तो सेंसर बोर्ड जिस तरह से कट्स लगाया करती थी, बात बेबात भी, सेंसर बोर्ड जिस तरह से का जैसे जिस तरह से पॉलिटिकल प्रभाव पड़ने लगा, इसकी वजह से ही शायद एफकैट की कल्पना की गई थी। अब जबकि एफकैट को हटा दिया गया है, आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड को ही और ज़्यादा सशक्त कर देना चाहिए और वहाँ पर ही बहुत हद तक मामलों को निपटा देना चाहिए और थोड़ा राजनीति से उसे अलग करना चाहिए? हालांकि संभव दिखता नहीं है, पर फिर भी आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ सेंसर बोर्ड और कमजोर हो गया। एक तो जब से ये ओटीटी आया है जहाँ पर सेंसर बोर्ड की कोई पकड़ नहीं, जैसे कंटेंट देख रहे हैं, जो हमारी फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड जो है वो इन चीजों का लाउड, तो ऑलरेडी वो वहाँ कमजोर हुई थी। और आज जब गवर्नमेंट ने भी इसको बंद कर दिया है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें सेंसर बोर्ड में के कम हो गई, उसमें और कहाँ सशक्तिकरण की गुंजाइश तब हो सकती है। उन्होंने भी बताया मेरे से पहले कि ये इस पर राजनीतिकरण ना हो। आज जिस पार्टी की पावर होती है, जो सेंटर में होती है, आज उसी के ही जो लोग होते हैं वही आकर सेंसर बोर्ड के मेंबर्स बन जाते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, बहुत पहले से परंपरा रही है। और जो भी मंत्रालय के करीब होता है उसके ज्यादातर बन जाता है। तो सशक्तिकरण की तो बहुत जरूरत है। एक तो ट्रिब्यूनल को हटाने की जरूरत क्या थी मुझे नहीं पता, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि इनको क्या फायदा होगा। ये आज जहाँ तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, ऑलरेडी इतने लाखों की संख्या में हमारे जो कोर्ट में हमारे केसेस हैं, वो वहां पर जब ये केसेस तो और तादाद बढ़ने की बिल्कुल। एंड इसके अलावा जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो तो पहुंच सकते हैं हाईकोर्ट, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो वो छोटी सी चीजें बनाते हैं, उनके पास कहाँ इतने पावर्स और कहाँ इनका पावर होगा, फाइनेंशियल पावर होगा, कहाँ उनके पास इतना वक्त होगा तो जाके हाईकोर्ट में लड़ाई। मुझे लग रहा है ये और कमजोरी और स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल, जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जस्टिस चंद्रा, आपसे ये आपने जब एक बार सब पैनल को सुना, सबके अंदर एक डर है कि अगर वापस ये सब हाई कोर्ट का चल गया तो एक फिल्म का ही डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो क्या फिल्मों के लिए भी अब तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी? एक प्रोड्यूसर जो सब कुछ दांव पर लगाए हुए है, क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक प्रायोगिक चीज है, प्रैक्टिकली ये संभव है इस देश में? देखिए, टॉपिक के ऊपर काफी डिस्कशन हो गया है जी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 था, उसने क्रिएट किया था सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, दैट इज नोन एज सेंसर जी। वो जो है मैंडेटरी था कि वो उसका सर्टिफिकेट देगा कोई भी फिल्म बनेगी, और उसको अधिकार था कि वो सेंसर करे, कट करे, जो भी करना है उस करने के बाद सर्टिफिकेट जी। 1983 में जब उसने कहा कि इसके खिलाफ अपील आनी है, तब ये जो है FGTA जो है ये क्रिएट किया गया था, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल 1983 जी। अब जो है इसके बाद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 1921 ने क्या किया कि इसको खत्म कर दिया, यानी कि प्री 1983 पोजीशन रेस्टोर हो रेट्रोस्पेक्टिव। तो क्या 1983 से पहले फिल्म नहीं बनती थी, या उनका चलन नहीं था, या उनका आपकी कहाँ होती थी? तो वही पोजीशन ही आ गई है। भी आपके चेयरमैन आए थे
ललित जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 साल के अंदर करीबन इतने फिल्में देखी होंगी, 17 से 20 के बीच में फिल्में देखी होंगी। अब आप देखिए 4 साल में 8 सदस्य आपका ट्रिब्यूनल है और उसका इतना खर्चा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हाईकोर्ट जजेस भी हैं, और वो सिर्फ 4 फिल्म करते हैं साल के अंदर, 5 फिल्में देखते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा है, खर्चा आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे। तो उन्होंने इसको 1983 की पोजीशन रेस्टोर कर और उसमें दरवाजा बंद नहीं किया। उसमें उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट में आ सकते हैं और हाईकोर्ट के अंदर इसको दिखा जा सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं जो मेन है। एक तो गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जस्टिस होना चाहिए, मेकिंग जुडिशरी मोर एक्सेसिबल, जस्टिस एट डोरस्टेप, उसका वायलेशन। अब हाईकोर्ट की पोजीशन देखिए, जब आप जाते हैं, आज की तारीख 1079 हमारे यहाँ हाईकोर्ट में जजेस की वैकेंसी है। 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में सरकार ने कौन किया कि 4 वैकेंसी अभी खाली हैं। इसका मतलब 60% में ही हाईकोर्ट काम कर रहे हैं, कहीं लेस देन 50% काम करते हैं। बिल्कुल। तो जब जजेस ने कैसे काम चलते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखिए पेंडेंस जो है 20 से 25 साल तक की चल रही है सिविल और क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल केस मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिटमेंट, तो वहां आदमी बंद है, क्या लगनी है, क्या लगना है, तो दिस 20-25 साल चल 2 करोड़ के हमारी हाईकोर्ट में पेंडेंसी है। आई केम फ्रॉम हाई कोर्ट, जहाँ की 1 मिलियन पेंडेंसी, 10 लाख की पेंडेंसी दोनों बेंचेज में मिला, और अभी 30 साल की पेंडेंसी चल रही है लगभग। तो आप उसमें थोड़ा सा कैसे कर पाएंगे। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर एस्पेक्ट्स है, जैसे एडवोकेट स्ट्राइक हो गई, 15 दिन के लिए हाईकोर्ट बंद कर दिया, 10 दिन के लिए हाईकोर्ट बंद कर दिया। तो ये सारी सिस्टम है कि जहां हाईकोर्ट में फंक्शनिंग जो है इफेक्ट होती है। कई बार स्टाफ स्ट्राइक चला जाता है, ये होता है। फास्ट जस्टिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल, दैट इज आल्सो पॉसिबल योर फिल्म। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है, डिले का नुकसान क्या है, कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म मेकर जो है वो इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। इसी इंडस्ट्री में पैसा हमेशा जो है लगता है, और वो इंटरेस्ट पे भी आता है, कोई सामान बेचता है, कुछ करता है। अगर कोई डिले होगा तो इंटरेस्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इंटरेस्ट है लिटिगेंट की, जल्दी जल्दी हमें 60 फिल्म हमारे रिलीज हो, वो सक्सेसफुल हो नहीं हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। जी। तो दूसरा ये है कि अब जो है सेंसर बोर्ड जो है मोर पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है एक तरह से, और काफी जुडिशियल बॉडी है एफसीटीए, उसके ऊपर जुडिशरी हाईकोर्ट जज थे जी। तो अब जो है एग्जीक्यूटिव जो है मोर पावरफुल हो जाएगी, सेंसर बोर्ड ज्यादा पावरफुल होगा, और कई बार तो लोग अवॉइड ही करेंगे, खाएगा क्या करेगा जी। लेकिन सर जी, लेकिन अरुणा जी का जो डर है कि वो पावरफुल कहाँ से होगा, वो तो और कमजोर होता जा रहा है, उसका जो राजनीतिकरण हो गया, तो वही होगा, पावरफुल होगा, उसके मेंबर देखेगा जी। संस्था कोई नहीं होती, उसके जो मेंबर होते हैं वो उसको चलाते हैं। जी बिल्कुल। वो सेशन साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन दिखा दे क्या इलेक्शन कमीशन होता है। जी बिल्कुल। लेकिन जी सर, वो जैसे जिसको कहते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में खासकर ये बोला जाता है कि लोक और शास्त्र में बड़ा अंतर है। हमारी जो आम जनता है वो अलग तरीके से चलती है, और जो शास्त्रीय विधान होना चाहिए वो अलग तरीके से होता है। तो शायद वो सेंसर बोर्ड पर लागू होता है। सबसे पहले डॉक्टर सतीश चंद्रा, जस्टिस सतीश चंद्रा ने जो बात ख़त्म की, पीके मल्होत्रा जी आपके पास आऊँगी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है जिसको लेकर इतना हंगामा मचे, लेकिन जिसको कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो अदालतें हैं इस वक्त जजों की कमी से जूझ रही हैं। हमारी जो अदालतें हैं वो इस वक्त व्यवस्थाओं से जूझ रही हैं और सिस्टम के फेल्योर से भी बहुत हद तक जूझ रही हैं। ख़ासकर कोरोना के समय में जब हम देखते हैं कि जब वर्चुअल कोर्ट्स चल रही हैं तो उसकी भी जो अप्रोप्रिएट व्यवस्था होनी चाहिए थी अभी तक हम नहीं उसको लागू करा पाए हैं। अब ऐसे में जब एक फिल्म आती है तो जाहिर सी बात है कि केवल फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, इसमें बहुत कुछ और सम्मिलित है। ऑडियो विजुअल मीडियम है, इसे देखना पड़ेगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, जैसे ललित भसीन जी ने भी कहा। ऐसे में आपको लगता है कि एक निर्माता निर्देशक की वाकई इतनी एक तरह से कहा जाए इतनी शक्ति होगी कि वो जाए हाई कोर्ट में जाए, अपनी बात को सुनवाए, और हाई कोर्ट्स भी अभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई मामला आता है और उसकी रिलीज की डेट होती है, हाई कोर्ट्स उसको जाहिर सी बात है कि एक प्रायोरिटी दे देती है, लेकिन जब इस तरह के मामले हमेशा आने लगेंगे तो ये सब चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी। ये एक आपको एक ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही जो कि आने वाले समय में ज़्यादा गंभीर हो जाएगी?
राजश्री जी, ये कहना कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को अगर एम्पावर कर दिया जाएगा तो वो जो FCAT को एबॉलिश किया गया है उसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कारण कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, उसके निर्णयों के अगेंस्ट ही फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील जाती थी। तो अपील जो है ये एक हायर बॉडी है, हायर अथॉरिटी। आज सरकार ने क्या किया है कि क्योंकि उसका वो कहने हैं खर्चा ज्यादा है, अपीलें कम होती हैं, अपीलें कम होती हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है, अपने आप में एक ग्राउंड नहीं हो सकता किसी ट्राइब्यूनल को एबॉलिश करने के लिए, क्योंकि ट्राइब्यूनल का काम है जस्टिस देना और एक्सपेडिशियसली जस्टिस देना, समय पर जस्टिस देना। आज आपने अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल को एबॉलिश करके और वो पावर हाई कोर्ट को दे दी है, तो क्या हाई कोर्ट भी उतने ही एक्सपेडिशियसली उसी समय में और उसी तरीके से जस्टिस दे पाएगा जिस तरह से एपेलेट ट्राइब्यूनल दे रहा था? अगर वो दे रहा था तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कि जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी बताया, हमारे पास हाई कोर्ट के अंदर आज भी 1080 जजेस में से केवल 650 या 640 जजेस पोजीशन में हैं और बाकी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। केसेस लंबित रहते हैं और जैसा आपने भी कहा तारीख पर तारीख पड़ती है। ये इस तरह के मामले हैं कि जो सेंसर बोर्ड का डिसीजन है उसमें आप तारीख पर तारीख डाल करके उसको लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें समस्या अवश्य आएगी और क्या इस ट्राइब्यूनल को, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ट्राइब्यूनल को अबॉलिश करने के लिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। एज ए पॉलिसी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन क्या FCAT की यूटिलिटी इतनी नहीं थी कि उसको भी अबॉलिश कर देना चाहिए? आई थिंक उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है और मैं समझता हूँ जो अबॉलिशन हुआ है शायद FAC किया, उससे जो सेंसर बोर्ड के निर्णय है उसके अगेंस्ट में जो डिसीजन आना होगा अपील में, उसमें देरी होगी और उस देरी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को अवश्य कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। अनिल नागरथ जी, आप इस आने वाले जो स्थितियां हैं उसको किस तरह से आंक रहे हैं अभी से? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ये ट्रिब्यूनल बंद करेंगे तो इनको ऑल्टरनेटिव जो डिस्पोजल मैकेनिज्म देना बहुत जरूरी था, जैसा मल्होत्रा साहब ने बताया। पर कुछ वर्कआउट करे बिना आपने सीधे हाई कोर्ट में कर दिया है, तो कम से कम हाई कोर्ट में इसके लिए सेपरेट बेंच का बनना बहुत जरूरी है जहाँ पे ऐसे मैटर्स एक्सपीडिशियसली डील हो सके, क्योंकि वरना ये एक ऐसा तबाह करने वाला मैटर है जिसके अंदर में फिल्म इंडस्ट्री की कमर टूट जाएगी। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चोरी के केस की तरह ये भी लंबा चलता रहेगा, नहीं हो सकता। मेरी रिलीज अनाउंस होती है, पब्लिसिटी मुझे करनी पड़ती है और आज के दिन में फिल्म मेकर का स्टेक करोड़ों में है, वो कम में नहीं है, बिल्कुल, तो बहुत करोड़ों में है। तो वो ये वेट करता रहे कि साहब मेरा, तो इट हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी, अदरवाइज गवर्नमेंट शुड रिवाइज द डिसीजन और FCAT को वापस लाइव करना होगा, बिकॉज इस तरह से हुकूमत नहीं चलती है। आपने एक तो इम्पॉसिबल गाइडलाइंस बना रखी हैं जी। आदमी न जानवरों पे फिल्म बना सकता है, न बच्चों पे, न औरतों पे, न किसी चीज पे। उसके बाद में आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्शनेबल मान के पिक्चर को रोक देंगे और फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी नहीं होगा। या तो हमारी मानो या हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट में भी आपको लटकना है। अगर मुझे हाई कोर्ट में जाके बड़े बड़े वकील लेके टाइम वेस्ट करना पड़े तो फिर इट इज मीनिंगलेस। High Court has to have a fast track bench which immediately hears such things. That is the only answer. Otherwise, the FCAT should be reached. बिल्कुल, लेकिन हाई कोर्ट की अपनी समस्याएं हैं, जैसा कि जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी कहा। जस्टिस चंद्रा, वाकई क्या ये एक उपाय, हालांकि ये वैसे है जैसे काले बादल में हम सिल्वर लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई कोई एक उपाय हो सकता है कि एक अलग बेंच बना दिया जाए? अगर अलग बेंच ही बनाना है तो FCAT ही क्या बुरा था? आपको लगता है कि ये सरकार कुछ प्रैक्टिकली ये कर पाएगी, कुछ ऐसा सोच पाएंगे? पहला तो ये था कि जो ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जी। कहा कि इसके अंदर पैसा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो बारो करते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये कर भी किया तो उसके अंदर जो है टाइम एग्जाम होना चाहते हैं कि हाई कोर्ट।
मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर चंद्रा, आपके कुछ तकनीकी खराबी है। मैं तब तक नीरज से एक सवाल लेना चाहती हूँ। नीरज जी, एक और मेरे मन में, जब ये सब कुछ बहस चल रही है, तो एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या आपको लगता है कि अब जो स्थितियाँ ये ऐसी बन रही हैं, ऐसे में OTT के जो कंटेंट हैं, OTT पे बनाने वाले जो कंटेंट जो का निर्माण हो रहा है, उसकी ओर ज़्यादा तवज्जो हो जाएगी एक निर्देशक के तौर पर? क्या आप ऐसा लगता है आपको कि वो उधर फिर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर भी एक गाइडलाइन दे दी गई है, थोड़ी आज़ादी भी है उसमें, और साथ ही इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं कि उसमें हर एक मामले में हाई कोर्ट जाना भी बड़ा मुश्किल है, और एक आज़ादी है कि आप कंटेंट यहाँ भी बना सकते हैं, आप कंटेंट बाहर बना सकते हैं, वहाँ से अपलोड करा सकते हैं। आपको लगता है कि वो क्षेत्र बड़ा खुल जाएगा और फिल्म जो 3 घंटे की जो पूरी बनती है फीचर फिल्म, उसको बनाने में अब ज़्यादा निर्माता निर्देशक इंटरेस्टेड उतने नहीं रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चेंज तो ऑलरेडी कोविड और ये सारी सिचुएशन की वजह से आया है कि लास्ट 2-2.5 सालों में OTT बहुत ही बड़े फोर्स की तरह उभरा है। लेकिन फिल्म की ताकत कभी कम नहीं होगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि फिल्म 2.5-3 घंटे की एक बड़े पर्दे का सिनेमा है। तो जैसे ही कोविड थोड़ा नीचे जाएगा और थिएटर्स फिर से खुलेंगे तो फिल्म की ताकत बरकरार रहेगी, क्योंकि OTT एक पर्सनल एंटरटेनमेंट है। इंसान अकेले अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने मोबाइल पे या अपने पर्सनल स्पेस पे देखता है, तो एक 1-to-1 कनेक्शन उसका हो जाता है उस कंटेंट से। इसलिए वो एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है, और उसमें छूट भी है। काफी चीजें जो सेंसर में अलाउड नहीं है वो खुले मन से देख सकता है। तो डेफिनेटली काफी फिल्म मेकर्स जो बजट के इश्यूज होते हैं या वो होते हैं, तो वो तो OTT की तरफ काफी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी ऑलरेडी शिफ्ट हो गए अभी तो। लेकिन जब फिल्म खुलेगी और फिल्म बड़े लेवल पर आएगी तो फिल्म का अपना एक चार्म है और फिल्म कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन परसेंटेज वाइज OTT काफी डोमिनेट करेगा आने वाले 5 सालों में जी। ये तो मैं देख रहा हूँ जी, बिल्कुल। और जैसे फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम भी है। हाँ। आपको सेंसर बोर्ड की उतनी ज्यादा चिंता नहीं है जी। तो वो डेफिनेटली उसका फर्क, इस फैसले का भी फर्क उस पर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये बहुत सोच समझ कर किया है। एक वजह से वो सेंसर बोर्ड को बहुत एम्पावर करना चाहते हैं। तो जैसे फिल्म मेकर मैं हूँ तो मुझे पहले ही डर लग जाएगा कि अब मैं मान लो कुछ ऐसा बनाऊंगा, सेंसर में अटकूंगा, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, तो मैं पहले ही इसको ऐसा बना दूं तो मैं अटकू ना। लेकिन तो ये चेंज ही गवर्नमेंट लाना चाहती है जी। लेकिन नीरज जी, हालांकि ये मेरा ये जो शो है इसमें हम लीगल पॉइंट पे ही बात करते हैं, पर जैसे सेंसर बोर्ड का नाम आता है, न चाहते हुए भी जो उस पे एक तरह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसका ख्याल आ जाता है, उसकी याद आ जाती है। तमाम ऐसे चेयरमैन याद आ जाते हैं, सेंसर बोर्ड के चीफ्स ऐसे याद आ जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही बनाए गए होते हैं और जो खुलेआम बोलते हैं कि हाँ उन्होंने हमें बनाया है, इसलिए हम उनके प्रति बिल्कुल भक्त हैं उनके, ये भी कहते हैं। ऐसे में अब तक तो ऐसा ही हुआ है राशि जी, जितने भी सेंसर बोर्ड के चीफ रहे हैं वो हमेशा पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं जी। बिल्कुल। तो वो उनका काम ही होता है कि जो विचारधारा है उस विचारधारा को सपोर्ट करते हुए कंटेंट करना जी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर एक फ्रीडम के तौर पर अब सेंसर बोर्ड को भी मुझे ऐसा लगता है रिवैल्यूएट करके उसको उसमें नए सिस्टम लाने की बहुत जरूरत है। हाँ। जैसे कि 1 लाख एडल्ट कंटेंट, ये कंटेंट, उसको उस तरह से लाकर कोई भी चीज सेंसर ना हो, चॉइस दे दी जाए कि ये तरह आप देखा जाए। जैसे कि अमेरिका में है, सब कंटेंट बना हुआ है, जिसको जो देखना है उस तरह से करें। OTT के लिए गाइडलाइंस हैं, इतनी फ्रीडम वाली गाइडलाइन अब फिल्म को भी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस तो वही है, ऑडियंस देख ही रही है वो कंटेंट। तो फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड की अलग गाइडलाइन, OTT की अलग गाइडलाइन, जी बिल्कुल, गाइडलाइन ऑलमोस्ट कॉमन कर देनी चाहिए। बिल्कुल। अरुणा मुखिम हमारे साथ जुड़ी हुई, इस सवाल का वो जवाब सोचें कि वाकई क्या सेंसर बोर्ड को इतना इंडिपेंडेंट भारत में बनाया जा सकता है। इसके पहले मैं अनिल शर्मा के पास जाऊंगी, फिल्म निर्माता निर्देशक हैं और एक मुखर आवाज रखते हैं एफकैट के इस नए डेवलपमेंट पे, एफकैट के खत्म किए जाने पर। अनिल जी, हालांकि एक बड़ी बहस हुई है और ये माना जा रहा है कुल मिलाकर कि जो पैनल है वो समझ रहा है कि एफकैट को ख़त्म करना एक बड़ा फैसला तो है, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं देना ये एक ऐसा उलझाने वाला फैसला अब साबित हो रहा है कि जिसका सीधा असर निर्माता निर्देशक पर पड़ने वाला है। आप इस असर को किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, ये एपलेट ट्रिब्यूनल का खत्म होना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत भोगा, मैंने पहले तो अपनी हुकूमत बनाई जी।
टनल में ही जाके से मेरे साथ आने जल में भी। तो ये सिग्नल की तो बहुत आवश्यकता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत से पर्सनल की वजह से पर्सनल कोड में कई दफे आपको अटका देते हैं, फिर भी अटका देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत के अलावा व्यापार जी बिल्कुल जी मैंने तो जी बिल्कुल इस वक्त डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्रा का जो मैं जवाब ले रही थी कि क्या अब जो हमारे पास विकल्प क्या है, क्योंकि हम कार्यक्रम के अब अंतिम दौर पर हैं, हम तमाम अपने दर्शकों से ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर विकल्प क्या होगा। जस्टिस सतीश चंद्रा, सबसे पहले आपसे कि एफकैट को खत्म करना ही केवल अंतिम उपाय है या इसका कोई और विकल्प भी देना चाहिए? इसको जो खत्म करना था इसको खत्म नहीं करना चाहिए था, पहली बात तो यह है। लेकिन इस सरकार के अंदर इसको वापस लेना बहुत मुश्किल है जी, इस सीन को वापस लेना बहुत मुश्किल है जी। तो अब आप मान के चलिए कि खत्म ही हो गया। अब हमारे पास रेमेडी क्या है, वो है हाई कोर्ट के अंदर। तो वहाँ चीफ जस्टिस जो है वो एंटाइटल है टू स्पेशल बेंच, वो तो वहां करते। दूसरा, ये एक्ट के अंदर जो आपका था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 1921, इसी के अंदर जहां इन्होंने जुरिडिक्शन ट्रांसफर किया था वहीं लिख देते कि द हाई कोर्ट विल डिसाइड द अपील विद इन 3 months और 6 months, टाइम लिमिट डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो सरकार उसके अंदर कर सकती है गाइडलाइंस एग्जीक्यूटिव के पे, हाई कोर्ट जो है इसको एक टाइम बाउंड करता है जी। जैसे कि हमारे फास्ट ट्रैक है चलते हैं लोअर में, तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर हो सकता है। तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की कल्पना आगे बढ़ाई जा सकती है। उसी तरह से हाई कोर्ट के अंदर विद इन हाई कोर्ट जो कि है नहीं, लेकिन ये एक नई व्यवस्था होगी शायद। हाँ, उसका नई व्यवस्था कर सकते हैं कि अच्छा, और चीफ जस्टिस तो वहाँ बेंच बनाएगा ही बनाएगा उसके अंदर। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि किस जज के पास टाइम है 3 घंटे की फिल्म देखे, 4 घंटे की फिल्म देखे? बिल्कुल बिल्कुल। किस निर्माता के पास टाइम है कि वो 71 लाख रुपए वकील को फीस दे? जी, और भाषा हो सकती है। एक जज, अगर कोई एक जज आया है बाहर से कहीं और यूपी में है या कहीं और है, और एक हिंदी फिल्म आती है या कोई और भी फिल्म आ सकती है, तो वो एक बड़ी, जिसको कहा जाए कि बड़ी प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अनिल नागरथ जी, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी जी, उम्मीद हम जरूर करेंगे, जी। अनिल नागरथ जी, क्या कोई अपील लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरकार को कोई ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे या कोई सुझाव देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरी समस्या से निजात पाया जाए? जी हाँ, हमने जो आपको बताया वो हम जरूर एक ज्ञापन देंगे। बिल्कुल, हम अपनी तरफ से डेफिनेटली भेजेंगे दैट गवर्नमेंट ने अगर प्रॉब्लम पैदा की है तो उसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट को ही देना होगा। आप हमको हाई कोर्ट के, भले ही आप अपॉइंटमेंट अपने फुल करिए, दैट इज नॉट माई लुकआउट, बट आप अगर मेरे को हाई कोर्ट भेज रहे हैं तो वहाँ प्रबंध कीजिए कि मेरी जल्द सुनवाई और मेरा इलाज। जी बिल्कुल। अरुणा मुखिम, सेंसर बोर्ड की सदस्य होने के नाते 2 बातें मैंने आपके सामने रखी थी, इसके और जिस पे आपने अब सोच लिया होगा कि क्या वाकई सेंसर बोर्ड को राजनीति के प्रभाव से बचाया जा सकता है, और क्या ये एक उपाय समझा जाए कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से यदि सेंसर बोर्ड को ही कुछ अधिकार ज़्यादा दिए जाए और OTT को भी इसके नीचे ला दिया जाए और तमाम तरह की जो फिल्में बन रही हैं उसके नीचे एक ही इकट्ठा कर दिया जाए, तो उससे निर्माता निर्देशकों को ज्यादा सुविधा मिल जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरी जो मेन ये है कि अगर ये हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, अभी हमारा जो है ट्रिब्यूनल वालों को पता सिनेमाटोग्राफी एक्ट क्या उसकी बारीकियों को समझते, तो अब जरूरी नहीं है कि जज की कोर्ट में जाएगा ये मामला, कोई सा भी मामला, तो वो उसकी बारीकियों मुझे इसमें संदेह है। इसके अलावा भी कई इश्यूज होते हैं जैसे एक जम्मू का था कि जम्मू के एक सिनेमा हॉल में एक मूवी जो बिना से पास कर गई थी, तो उसके अंदर उन्होंने कौन सीन जोड़े और थिएटर केस हुआ, और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गया मामला, और ट्रिब्यूनल में जब गया तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे को आप देख के बताइए आपने कौन कौन से, तो हमारे पास इतना वक्त हमने कौन कौन से सीन पास किए, कौन से ऐड ऑन हुए, क्या हाई कोर्ट के जजों के पास इतना वक्त होता कि ये सब चीजें देख सकते? आई डाउट। तो मुझे ये लगता है होना वाकई बहुत।
इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं पूरे विश्व में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, और उसमें एक जो बीच की कड़ी निकाल दी गई है और सीधे तौर पर निर्माता निर्देशकों के सामने एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसा चुनौती रख दिया गया है जो अगर उनके किसी कलाकृति के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठती है या किसी तरह की कोई आपत्ति होती है तो उनके पास दरअसल कोई राह नहीं है। और यदि इस राह को तलाशा जाए तो एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अनिल शर्मा और नीरज पाठक, आप दोनों से एक फाइनल वर्ड जरूर चाहूँगी। नीरज पाठक जी, कि आखिर ऐसे में राह क्या हो? क्या आप तैयार हैं? आपकी एक फिल्म बनती है और उसमें किसी तरह के कट्स लगते हैं और जिस पर आपको आपत्ति है, क्या आप तैयार हैं हाई कोर्ट जाने के लिए और वहां पर जाकर अपनी बात रखने के लिए और उतना इंतज़ार करने के लिए कि जब हाई कोर्ट कोई बात समझ में आए और चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहें, उसके बाद फैसला दें? आप क्या उसके लिए तैयार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये फैसला ले लिया है और जैसा चंद्रा जी ने बताया कि अब ये फैसला बदलने वाला नहीं है, तो वी हैव एक्सेप्ट दिस और इसके बाद रास्ता निकालना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से नोटिस लेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये मुसीबतें हमारी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पास में जितने केसेस कोर्ट के पास गए हैं फिल्म रिलीज के टाइम, वो उस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि फिल्म रिलीज की डेट पर है। तो मुझे लगता है कि उस बात का ध्यान तो जजेस भी और सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड बेंच भी रखेगी, लेकिन यस, इसका एक सही हल जब तक निकल नहीं आता तब तक निर्माता निर्देशक के मन में डाउट जरूर रहेगा कि हमारी फिल्मों का कैसे होगा, क्या होगा। तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखाना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे ये जो एक सैडनेस फैली हुई है और जो एक हंगामा मचा है वो शांत हो जाए और थोड़ा एक सुकून मिले कि यस, हमारे लिए एक रास्ता है, भले वो हाई कोर्ट का है लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से हमारा सब पिक्चरें सही तरह से रिलीज हो जाएंगी, यही मैं मानता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ये फैसला लाया गया है, एक बड़ा तबका ये मानता है कि ये फैसला आनन फानन में लिया गया है और शायद सरकार से एक छोटी सी गलती हुई है कि एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो एक तरह से आप कह सकते हैं बांध थी, और उसको हटाने के बाद एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक ऐसी पानी का प्रवाह ऐसा अब हो गया है कि जो कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा, किस ओर ये पानी मुड़ेगा, क्या तबाही ला सकता है, किसके ऊपर ही सब तबाहियाँ आ सकती हैं या किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है निर्माता निर्देशकों को भी। और साथ ही जब ये मामले सारे अदालतों में आएंगे तो क्या अदालतों के लिए ये एक नई मुसीबत के आने जैसा नहीं होगा? ये सब कुछ आने वाले समय में एक चुनौती के रूप में उभरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसी के साथ साथ एक आम फिल्म प्रेमी होने के नाते भी ये हर एक व्यक्ति शायद अब इस बात के लिए तैयार रहेगा कि हो सकता है कि जिस फिल्म का इंतज़ार वो बहुत लंबे समय से कर रहा हो, अब उसका ये इंतज़ार और बढ़ जाए यदि इस व्यवस्था में ही हम रहते हैं तो। और एक जो डर है निर्माता निर्देशकों का कि उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर एक लगाम सी लगी रहेगी, एक अदृश्य आंख है जो देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो एक कलाकार होने के नाते, एक अदाकार होने के नाते शायद उनके लिए ये एक विषम स्थिति होगी। साथ ही एक डर और भी है, वो डर ये है कि क्या ये शुरुआत है आने वाले समय में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अन्य तरह के अभिव्यक्ति के माध्यम हो, उन सब पे किसी और की नज़र पड़ने वाली है। हमें ये देखना होगा और यदि ऐसा है तो इसके खिलाफ खड़ा भी होना होगा। आज इंडिया लीगल में बस इतना ही, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, संविधान का सम्मान करेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा। और ये जो डर फैल रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कर्व है या कला की स्वतंत्रता पर एक बंधन है, इस बंधन को भी, इस डर को भी हटाने में सरकार आगे आएगी। इसी उम्मीद के साथ आज इंडिया लीगल में इतना ही। कल फिर हम अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक अलग मुद्दे के साथ।
जिसका सीधा प्रभाव आप पर और हम पर पड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।